द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार और सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। पाकिस्तान ने देर शाम किया भारत पर हमला, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। लाहौर, सियालकोट सहित पाकिस्तान के कई शहरों को भारत ने बनाया निशाना। नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को किया तबाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने विदेशी समकक्षों से की बात, पाकिस्तान की उकसावे की कार्रवाई की दी जानकारी, जवाबी कार्रवाई को बताया भारत का अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों द्वारा बनाई गई योजना और तैयारी की समीक्षा की। मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर दिया बल। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, जवाबी कार्रवाई, मौजूदा स्थिति और भविष्य की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को की सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। सभी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए की सेना की सराहना। हमारे प्रधानमंत्री ने कौटिल्य के दर्शन को क्रियान्वित करके दिखाया। कौटिल्य ने कहा था, पड़ोसी राज्य एक शत्रु है और शत्रु का शत्रु एक मित्र होता है। भारत से बेहतर इसे कौन जान सकता है। इंडिया फाउंडेशन के कौटिल्य फेलो से संवाद कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के कई शहरों पर भारत ने मिसाइल दागी हैं। वायुसेना ने पाकिस्तान के कई फाइटर प्लेन और ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद नौसेना ने भी पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें हैं कराची पोर्ट की। नौसेना ने समुद्री हमले में कराची पोर्ट पर कई मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों से कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बड़े तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने पहले ही आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर रखा है। ऐसे में भारतीय नौसेना के टारगेट पर कराची पोर्ट था। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात को ड्रोन, मिसाइल्स और भारी गोलाबारी के साथ भारत पर एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोल दिया। लेकिन भारत की ओर से अलर्ट सेना के जवानों ने उसकी सारे हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया कस्बों पर 8 मिसाइलें दागी गईं। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार रात को भी भारत के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की थी। नापाक पाकिस्तान एक बार फिर से नाकाम हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के शौर्य और पराक्रम के बाद पाकिस्तान हर स्तर पर बौखला गया है। इस बौखलाहट का ही नतीजा है कि पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को भारत पर अपनी नापाक चाल चली, लेकिन उसकी इस नापाक चाल को भारत के वीरों ने नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए,
जिसे एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए भारत ने नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के हमलों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ की गई जैसी पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने कल देर शाम से ही जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार अपनी अकारण गोलीबारी में तेजी से बढ़ोतरी की है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पाकिस्तान की उकसावे की कार्रवाई और भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को पालने और हमले करने से पुराना नाता है। I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us. In fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday, I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान साफ किया कि भारत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए एक बर्बर हमले का जवाब दे रहा है। इस हमले ने हमें 7 मई को सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर हमला करने को और जवाब देने के लिए मजबूर किया। हमारी प्रतिक्रिया लक्षित और नपी तुली थी। हमारा इरादा स्थिति को और खराब करने का नहीं था, लेकिन पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric
terrorist attack on 22nd April in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding. भारतीय सेना पाकिस्तान के उकसावे की हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान को जोरदार परेशानी में डाल रही है और उसको नुकसान पहुंचा रही है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान और पीओजे में हमारे सुरक्षा बलों ने जो किया वो हमारे लिए गौरव का विषय है। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। सांबा जिले में गुरुवार की रात करीब 11 बजे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ जम्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 8 मई 2025 को रात 11 बजे के आसपास बीएसएफ ने सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इसी दौरान पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने की नाकाम कोशिश की। ये सभी स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ HQIDS ने बताया है कि पाकिस्तान ने इन ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खतरे को समय रहते निष्प्रभावी कर दिया। इस हमले में किसी तरह के जान माल की हानि नहीं हुई है। पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए भारत ने साइबर स्ट्राइक भी की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत में संचालित सभी OTT प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन को सलाह दी जा गई है कि वो उन वेब सीरीज, फिल्मों, गानों, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, चाहे वो सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर ही उपलब्ध क्यों ना हो, और इनकी उत्पत्ति अगर पाकिस्तान में हुई है तो उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने एहतियात के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला पाकिस्तानी अटैक को देखते हुए किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य में अगले 3 दिनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात प्रशासनिक और पुलिस तथा चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एहतियात के तौर पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये जिले भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित हैं। राज्य में पुलिस, चिकित्सक और पैरा मेडिकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार देर रात अमेरिका सहित कई देशों के समकक्षों के साथ बातचीत की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के किसी भी उकसावे वाले प्रयास का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ काम करने की वॉशिंगटन की प्रतिबद्धता की सराहना भी की। उन्होंने बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की लक्षित और संतुलित प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। तनाव बढ़ाने के लिए किए गए किसी भी प्रयास का दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। इस बीच रूबियो ने तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के लिए अमेरिकी समर्थन व्यक्त किया। इसके साथ ही संचार में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मिल रहे बेल आउट पैकेज को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आज वॉशिंगटन में होने वाली IMF बोर्ड बैठक में भारत अपना पक्ष रखने जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने गुरुवार को बताया कि IMF के सामने भारत की ओर से देश के कार्यकारी निदेशक पाकिस्तान को दिए जा रहे लोन की समीक्षा के दौरान भारत की चिंताएं व्यक्त करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान को अब तक IMF से कुल 24 बेल आउट पैकेज मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से कई का कोई प्रभावी परिणाम सामने नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश पाकिस्तान की मदद के लिए खुले हाथ से फंड दे रहे हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि इन पैसों का उपयोग कहां और कैसे हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि ये फंडिंग अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया एजेंसियों को फायदा पहुंचा रही है, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन देती है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद बने हालात, जवाबी कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू समेत विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए ऑपरेशन की ज्यादा तकनीकी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजनीतिक नेताओं ने सशस्त्र बलों को उनकी कार्रवाई के लिए बधाई दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राजनीतिक दलों ने कुछ सुझाव भी दिए। राजनीतिक दल जनता की आवाज होते हैं और सभी नेता एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने मौजूदा हालात में फेक न्यूज से सतर्क रहने की अपील भी की है। सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को
साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालय समन्वय की समीक्षा के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों द्वारा बनाई गई योजना और तैयारी की समीक्षा की। साथ ही मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को अपने अपने मंत्रालय के कार्यों की व्यापक समीक्षा करने और आवश्यक प्रणालियों के पूर्ण सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक और प्रधानमंत्री मोदी की कई विभागों के सचिवों के संग हाई लेवल मीटिंग हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान दूरदर्शी बताया है और कहा है कि उनके नेतृत्व में भारत में व्यापक और ठोस परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई दशकों के बाद हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आया है। ये स्थायित्व का ही फर्क है। Power is defined by limitations. Democracy is nurtured when we are ever mindful of the limitations of power. If you will go deep into Kautilya philosophy, you will find all this converges only to one essence: nectar of governance, welfare of the people. Kautilya declared, I quote, "The happiness of the king lies in the happiness of his people," unquote. If you look at constitutions of any country that are democratic, you will find this philosophy is the underlying spirit and essence of democratic governance and democratic values. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन भारतीय राजनीतिज्ञ कौटिल्य यानी चाणक्य के दर्शन को आज के शासन तंत्र में मूर्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कौटिल्य की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आधुनिक भारत के प्रशासन में उतारा भी है। Kautilya laid one great emphasis: democracy has to be participatory. Development equally has to be participatory. He laid great emphasis on individuals contributing for national welfare. A nation is defined by decorum, discipline, that is individualistic in nature. Similarly, I quote Kautilya, I quote, "Just as one wheel alone does not move a cart," those were the days only of cart, not of automobiles. Administration cannot be accomplished single-handedly. This nation has an administration which is innovative. In the country we had some districts that were lagging behind. Bureaucrats did not venture into those areas. Prime Minister Modi created a nomenclature for those districts, aspirational districts, and now those aspirational districts have turned out to be leader districts in development. Prime Minister Modi suddenly thought that people are going to metros, tier 2, tier 3 cities must also be hub of economic activity. He devised a mechanism of smart cities. Smart cities were not in the context of infrastructure or beauty. It was in the context of facilities being available for entrepreneurs, for students. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जिस तरह एक पहिया गाड़ी को अकेले नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार प्रशासन भी एकल रूप से नहीं चलाया जा सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस देश में अभिनव सोच और कार्य व्यवहार वाला प्रशासन है,
जब हमारे देश में कुछ जिले उत्कृष्टता मानक पर पिछड़ रहे थे और नौकरशाह भी उन क्षेत्र में जाने का प्रयास नहीं करते थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जिलों को एक नया नाम दिया, आकांक्षी जिले। अब वही आकांक्षी जिले विकास में अग्रणी बन रहे हैं। Our Prime Minister has exemplified in action Kautilya philosophy. Kautilya's thought process is a treatise in governance, virtually encyclopedic for every facet of governance, statecraft, security, role of the king, now those elected. In our multipolar world, with shifting alliances, you know more than I do. We had a concept, fly-by-night concept. Same can be seen with alliances. But Kautilya imagined then that this will be ever shifting. Let me quote Kautilya. I quote, "A neighboring state is an enemy, and the enemy's enemy is a friend," unquote. Which country knows better than Bharat? We always believe in global peace, global fraternity, global welfare. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान दूरदर्शी बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत में व्यापक और ठोस परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई दशकों के बाद हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आया है। ये स्थायित्व का ही फर्क है। Our Prime Minister, a great visionary, and he believes in big scale. He believes in massive transformation. And after a decade of governance, the results are writing on the wall. It is after a long gap of several decades, 60 years, that we have a Prime Minister continually in the third term. And that is making all the difference. And this is what Prime Minister Narendra Modi said, I quote, "Democracy is in our DNA," unquote. Why in our DNA? Because from ancient Vedic Sabhas and Samitis to our contemporary electoral system. अमेरिकी मूल के पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को गुरुवार को रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुन लिया गया है। 69 वर्षीय प्रिवोस्ट शिकागो में पैदा हुए थे और ऑगस्टिनियन ऑर्डर के सदस्य रहे हैं। अब वो पोप लियो के नाम से जाने जाएंगे। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट वर्ष 2023 से बिशप के लिए डिकास्टरी प्रमुख और लैटिन अमेरिका के लिए पॉन्टिफिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे थे। उन्हें इन पदों पर नियुक्त करने वाले पोप फ्रांसिस ने ही उन्हें कार्डिनल बनाया था और पोप फ्रांसिस के निधन के बाद प्रिवोस्ट अमेरिका से दूसरे पोप बने हैं। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।